हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। थोड़ा सा दिख जाते हैं हम पहले, उसके बाद बोलते हैं, ठीक ना। तो फिर से बोले हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना चाहिए और चल रही है बढ़िया से पढ़ाई। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का लेक्चर नंबर कितना है, 4th। याद रखना, आई लेक्चर चौथा है भैया, जिसमें हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद आज क्लास आगे करेंगे, लेकिन पहले हम कहां से चलते हैं, पीछे से। आज जो 3 क्लास पिछले में पढ़ाए हैं, हम उसका क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि मजा आ जाएगा, ठीक ना। रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरी है। सबसे पहले नंबर भैया पढ़े थे कि यूरोप क्या है, सबको पता है। उसके बाद राष्ट्रवाद पढ़े थे। राष्ट्रवाद क्या है भैया, भावना है। जैसे ही ये चैप्टर खत्म, नोट्स तुम सबको मिल जाएगा। कहाँ, तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, या तो अगर डिस्क्रिप्शन से नहीं जा रहा तो टेलीग्राम चैनल जाकर प्ले स्टोर से एगो ऐप डाउनलोड करो जिसका नाम है टेलीग्राम, समझा। और टेलीग्राम पर डायरेक्ट लिखना नायक नीरज 18 ऐसे करके एगो दे देना, एक ग्रेड, ठीक है। उसके बाद लिखना नायक नीरज, कैसो भी लिखेगा तो आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो डायरेक्ट लिखेगा नायक नीरज 18 तो ये भी आ जाएगा, इतना भी लिखोगे आ जाएगा। और एक ग्रेड देखो तो भी आ ही जाएगा। ये तो डायरेक्ट चैनल पे पहुंचेगा, उस पे जाना, अपना खोज लेना भैया। अब ये जिस तारीख, मतलब ये देख लेना, ये यूरोप के राष्ट्रवाद का अंतिम लेक्चर कितना तारीख को, डेट देख लेना कि यूरोप में राष्ट्रवाद का अंतिम लेक्चर कब अपलोड हुआ, और उसी डेट के अकॉर्डिंग टेलीग्राम पे चल जाना और अपना कर लेना, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, यूरोप पढ़े थे, महादेश है, कितना देश इसमें था, 44 देश, जिसमें से कुछ कुछ देश के बारे में हमको पढ़ना। राष्ट्रवाद ये भावना है, यानी कि प्रेम है, भावना है, सोच है, जो भी बोल सकते हो बोल सकते हो। सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ पनपी थी, याद रखना, फ्रांस में। कहाँ, कब, 1700, इसे ही फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है, या तो 1789 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। रीजन बता सकता है कि कारण क्या था भैया, लुईस, सॉरी 16वां, लुई 16वां कौन था, निरंकुशवादी मतलब ये बहुत हरामी था। किस राजवंश से था, बोर्बो राजवंश से। इसका भैया बहुत सारा नियम लागू था, जैसे सामंती व्यवस्था और निरंकुशवादी शासन, जो मतलब कर का बोझ डाल दिया था सभी जनता पर। और सामंती व्यवस्था, अरे ठीक है भैया, कौची का देखा, राजनीति का अधिकार नहीं दिया था, मतलब जो राजा चाहेगा। लुईस पहले सभ्य राजा ऐसे ही करता था। राजनीतिक अधिकार, जैसे आजकल राजनीतिक अधिकार हम सबके पास है ना, हम सब अपना मन से अपना राजा को चुनते, मतलब नेता लोग को चुनते हैं। और उस समय राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये रूल था, ठीक ना, ये था, समझ में आया कि नहीं। तो फिर इसको जब ज्यादा शासन उसन किया तो आया कौन, जनता लोग क्या किया, 1789 में इसके खिलाफ आंदोलन किया, पूरा हंगामा हो गया। और उसके बाद 21 जनवरी 1793 को इसे फांसी की सजा दे दी गई। गिलोटिन पर चढ़ाकर इसका घेज को काटकर अलग कर दिया। तो उसके बाद आया कौन, एनबीपी, नेपोलियन बोनापार्ट। ये कहाँ के रहने वाला है, तो भैया फ्रांस का ही एक क्या था, सेना था। फ्रांस का ये क्या था, सेना था। तो भैया ये आया और ये किसको, डायरेक्टरी को हराया, डायरेक्टरी को हराया। कब, 1799 में हराया। पर राजा कब बना, 1804। 1799 में, 1804 में खुद को सम्राट घोषित किया। क्या घोषित किया, सम्राट। अगर याद हो तुम सबको तो, सम्राट घोषित करते हुए उसके बाद इसका कहना था, ये चाहता था कि राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैले। यूरोप के, तुम सबको अगर वीडियो नहीं देखे हो तो पहले दूसरे लेक्चर पढ़ा होगा, तो फिर हम बता दिया कि यूरोप कहाँ था, उसको जाकर पढ़ लो। ये चाहता था कि लगभग जो 44 देश है ना, 44 देश में राष्ट्रवाद की भावना क्या करे, पनपे। सगर सब राजा था जो क्या था, हरामी था। इसके लिए क्या कर रहा था, सगर मतलब अपनी सेना से हमला करके सभी देश पर क्या कर रहा था, कब्जा था। जैसे ये फ्रांस था, बगल में था जर्मनी, बगल में से करके था इटली, यहाँ पर था ऑस्ट्रिया। तो इस पर भी छोटा सा कब्जा कर लिया था, इटली पर भी छोटा सा क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया। और कब्जा करके नेपोलियन बोनापार्ट क्या कर रहा था, अपना रूल लगा रहा था। रूल तो तुम सबको लिखा दिए थे, सामंती व्यवस्था खत्म कर दिया था, कर का बोझ हटा दिया था। सब राजा जो अमीर लोग था उस सबको जमीन लेकर, अमीर लोगों सब, एक होता पादरी वर्ग बताए थे, पादरी वर्ग, एक होता है कुलीन वर्ग, आधे ना, एक होता है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में वो सब आता है जिसके पास मतलब खेती बाड़ी नौकरी वोकरी करता वो है, सॉरी जिसके पास नौकरी चाकरी है, क्या, हाँ नौकरी चाकरी है।
और कुलीन वर्ग वाला वो आता है जिसके पास खेत उत हो, मतलब 15 बीघा, 16 बीघा, 18 बीघा, 50 एकड़, 60 एकड़, 100 एकड़ ऐसे करके जमीन हो। और पादरी वर्ग वाला वो था, मतलब मध्य वर्ग वाले नौकरी वाला आता था और मजदूर लोग आता था, मजदूर लोग। तो मतलब एक तरह से कह सकते हो उस समय मजदूर वाला कोई नौकरी वाला ही कहा जाता था, क्या उस समय उतना वैल्यू नहीं था। अब पादरी वर्ग बोला जाता था राजा के खानदान आदमी को, राजा वाला के, समझ में है ना। तो ये आए अपना रूल लगा दिया, जो कि किसी को अच्छा नहीं लगेगा। कोचली भैया भाई जो अब तुम राजा, जैसे कि अभी मान लो नरेंद्र मोदी को पीट उठ के हटा दिया जाए, उसके बाद दूसरा कोई राजा आए, चाहे दूसरा कोई प्रधानमंत्री बने और वो अपना रूल अच्छा अच्छा लागे जो जनता के खिलाफ है, तो अब कोचली भैया खराब लगेगा ये मोदी को। अभी नेपाल में एगो बना है अथी होम मिनिस्टर और एगो अथी प्रधानमंत्री, बहुत खतरनाक बना है, बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छा भी है। आ एगो जो राजा जो नेपाल का प्रधानमंत्री है ना, वो रेफर है, रेफर मतलब समझता है ना, गाना वाना गाता है ना, ये हानि उनी सिंह के सीन था, हानि उनी सिंह जो रेफर पर गाना ऐसे गाएगा साला समझ में नहीं आएगा, कुछ भी गा देगा समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह से क्या था, रेपर था। एगो जो उसका होम मिनिस्टर है वो डीजे था, डीजे मतलब म्यूजिक व्यूजिक जो देता है ना, वो था, म्यूजिक डायरेक्टर था, समझ में आया कि नहीं। अब वो दोनों उमरा है प्राइम मिनिस्टर और वो बना है होम मिनिस्टर, दोनों पूरा जनता के प्रति रूल ला दिया है। कोई नेता को फैसिलिटी नहीं मिलेगा, मतलब एगो नेता के एक आध दूगो रक्षा करने वाला रहेगा और बाकी बात कोई नहीं। और पुलिस उसी के लिए रहेगा, जैसे मतलब होता है ना कि अभी मान लो शाहरुख खान सलमान खान आएगा तो और पीछे 50 गो आदमी लगल रहेगा, तो वो सरकार देता है, लेकिन वहां पर सरकार नहीं देगा, खुद से अपना लेगा तो लो पैसा तुमको देना पड़ेगा। और बाकी बात सरकार किसको देंगे, तो जिसका जान खतरा में है, बस जिसका जान, जैसे हमारा जान, जैसे हम नेपाल में रहते हैं तो हमारा जान का खतरा, तो हमें 8-10 को पुलिस हमेशा सुरक्षा के लिए रहता है। और जैसे होता है नेता लोग आता तो रोड जाम कर देता, भैया ने रोड खाली नेता जाएगा, कोई रूल नहीं, सबके लिए सामान्य रूल। नेता भी जा रहा था कजो कोई गाड़ी नहीं रोकेगा, कहीं पर कुछ नहीं। अभी खुद हमें वो वीडियो देखे थे, होम मिनिस्टर जब आ रहा था तो आ रहे थे, मतलब सॉरी आ रहे थे, तो अगल बगल जो दोनों तरफ था जाम कर दिया था रोड के, भैया नेताजी वो पहले होम मिनिस्टर साहब को गुजरने दो, वो क्या रोक के दोनों को पहले निकाल दिया। जैसे कि मान लो ये गाड़ी ई साइड है, ई साइड से इधर से नेताजी आ रहे थे, तो इधर से भी इधर जाम कर दिया, इधर जाम, ताकि इधर ऐसे निकल सके। लेकिन ये दोनों को मिनिस्टर बा यहाँ पर रुक गए, होम मिनिस्टर बा, अब बोला पहले इस सबको इधर निकालो, इस सबको इधर निकालो, खाली होगा तब हम जाएंगे। खुद से ये काम किया। अबरी क्या चाहिए, पूरा रूल। अब 5वां तक के कोई परीक्षा नहीं देगा, बच्चा लोग को 5वां यहाँ पर नर्सरी से सलाह परीक्षा 600 नंबर में से 580 नंबर लाओ, 680 नंबर लाओ, बल्ले बरगा ही, दिमाग के दही कर देता। और पढ़ाई वढ़ाई में भी चेंज किया है, समझ में आया कि नहीं। तो वहाँ के ने बहुत अच्छा नेता बना, प्रधानमंत्री अच्छा बना, होम मिनिस्टर भी अच्छा बना। और यहाँ के वो नेता है जो जैसे ही जीतता है तो सोचता है 5 करोड़, अगर 5 करोड़ का फंड आया तो रमेश 1 करोड़ खुद लूटेगा, 4 करोड़ देगा। अब देखो गांव में जो रोड बना दिया, देखता और हम कमजोर बनाता, उसमें बेचारा ठेकेदार का कोई गलती नहीं, उस समय नेता का गलती है। नेता इतना लूटवे करता है, इतना कमीशन, एगो सिग्नेचर करने का कमीशन मांगेगा 1 करोड़ 2 करोड़। ऐसी देखता है, हम सब यही रहते हैं, नेता लोग को घर जाके देखो एक बार हेल के, ताजमहल लगेगा, ताजमहल। चलो छोड़ो इसका आ जाते हैं, ठीक ने। लेकिन उसके बाद सबको खराब लगा, आया बटारलू, सॉरी 1815 आया, कौन आया, जिसमें कौन युद्ध हुआ था, बटारलू युद्ध। किसके किसके अभी इशू हुआ था, तो एनबीपी वर्सेस संघ राज्य की संयुक्त राज्य, सॉरी संयुक्त राज्य। संयुक्त राज्य में कौन कौन आता है, 4 देश, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। प्रसाद जर्मनी दोनों एक ही होता है, जिसमें एनबीपी का क्या हुआ, पराजय। क्या हुआ, पराजय। तो इस संयुक्त राज्य की चारों मिलकर एगो सम्मेलन रखा, जिसको बोला गया वियना का सम्मेलन। अच्छा बटारलू क्या है, रूस का एगो छोटा सा खाली जगह है, वियना कांग्रेस या वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन। अच्छा वियना क्या है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी, वहीं पर रखा गया है, ठीक है। जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, मेटरनिक को, किसको, मेटरनिक। इसमें क्या हुआ, तो वियना संधि, मतलब वियना रूल लागू हुआ, वियना संधि। इसके तहत क्या क्या काम हुआ, ढेर सबन भैया तुम सबको बताए थे, तुम सब अगर पढ़े हो तो याद होगा। पहला सामंती व्यवस्था समाप्त, पहले लिखोगे नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किए गए बदलाव को समाप्त करना, रूढ़िवादी का मतलब निरंकुशवादी शासन का पुनर्स्थापन, सामंती व्यवस्था फिर से लागू हुआ। बहुत सारा आया था, लेकिन लास्ट में जो हम बोले थे यूरोपीय कंसर्ट। अरे भैया तुम सब कॉपी निकाल के ये देख लो,
ये वाला देख लो, यूरोपीय कंसर्ट में क्या था, कौन कौन दिया था? एक वो जार एलेक्जेंडर, एक था मेटरनिक। जार एलेक्जेंडर का कहना था कि सभी राजा भाई तुल्य होंगे, जिसे हम क्या बोला गया था? पवित्र संघ। क्या बोला गया था? पवित्र संघ। क्या बोला था? पवित्र संघ। कि भाई इसके तहत क्या बोला गया कि सभी राजा भाई तुल्य होंगे और सभी मुसीबत को निपटा, दोनों मिलकर अच्छा सभी मिलकर निपटाएंगे। और मेटरनिक का कहना था क्या? चतुर राष्ट्र मैत्री। इसके तहत क्या कहना था कि सभी राजा बीच बीच में क्या करेगा? बैठा करेगा। ठीक है, कहानी चलता रहा। मेटरनिक पूरा दबाते रहा। उसके बाद हम क्या पढ़े थे? मेटरनिक व्यवस्था। उसके बाद पढ़े थे मेटरनिक व्यवस्था। पहले नंबर मेटरनिक क्या है भैया? तो यह ऑस्ट्रेलिया का क्या है? चांसलर, मतलब राजा। चांसलर क्या है? चांसलर। कहाँ के? तो ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? मेटरनिक। जिसका कहना था कि राज्य करो पर कोई परिवर्तन नहीं, राज्य करो पर कोई परिवर्तन नहीं करो, यही ने कहना था। प्लस में इसका एगो समय था, काल। मेटरनिक काल 1815 से 1848 तक। और इसका कहना था राज्य करो पर कोई परिवर्तन नहीं। सगर स्कूल कॉलेज में प्रतिबंध लगा दिया था, साथ ही नहीं थी, जासूस लगा दिया था, पेपर छपाना बंद कर दिया। पेपर छपाएगा पर राष्ट्रवाद के बारे में नहीं छपाएगा। और सगर जासूस लगा दिया था, स्कूल कॉलेज में राष्ट्रवाद की भावना को पढ़ाना बंद कर दिया गया था। तो ये कुछ ऐसा था। ये पूरा दबाने का कोशिश किया पर दब नहीं सका। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा होते रहता, जैसे कि बोले थे मैजनी जो है यंग इटली, यंग यूरोप का स्थापना कर कुछ करते रहता था। बीच बीच में गुप्त रूप से होता था, लेकिन होता था। मेटरनिक को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन होता था, बीच बीच में होता था। हालांकि पता चलता था तो मेटरनिक वाजा को उसको थूरता भी था, पिटवाता भी था, लेकिन फिर भी होता था। तो अब आया कौन? 1800। उसके बाद इसमें वियना संधि में किसको बनाया गया? लुईस 18वां को। लुईस 18वां को फ्रांस का राजा बना गया। तब आता 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति को किस नाम से जानते हैं? जुलाई की क्रांति। इसको जुलाई की क्रांति से, क्योंकि ये जुलाई महीना में हुआ था। अच्छा, लुईस 18वां का जो 18वां था उसका 1824 में क्या हो गया था? मृत्यु। 1824 में क्या हो गया था? मृत्यु होने के बाद वहां का राज सम्राट कौन बना? चार्ल्स दसम। कौन बना था? चार्ल्स दसम। यही तो तुम सब में प्रॉब्लम है। चार्ल्स दसम बना था, जो घोर निरंकुशवादी था। ये तो बहुत हरामी था रे, बहुत हरामी था। और इसका पीएम कौन बना था? पोलिनेग बना था। याद है कि नहीं? देखो भैया, हम तुम सबके सामने हम देख देख के पढ़ाए थे किताब से, अभी हमको याद है। कसम से बोलते सिर्फ तुम ही सबको पढ़ाए थे, बाकी बात हम कभी भी याद नहीं किए। लेकिन हाँ, सोचे तो जरूर है कि हम भैया क्या क्या पढ़ाए हैं आज। ये सोचे हम अभी पढ़ा कर नहीं, खाली एक बार तुमसे दिमाग मेरा थोड़ा सा ज्यादा डेवलप है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी याद होता है। लेकिन हम तुम सबको तरीका बताते हैं, तुम मेरे जैसा भी याद करोगे। हम अभी जो आज पढ़ाते हैं उसको अभी नहीं, अभी मतलब अभी तो भूलते ही नहीं, क्योंकि अभी याद है। एक दो घंटे जब लगता कि हमको, जब एहसास होता कि हम भूल रहे हैं, तो एक बार उसको याद कर लेते हैं। सिर्फ सोचते हैं कि आज हम क्या पढ़ते हैं, जैसे जैसे पढ़ाए नंबरिंग में नंबरिंग, उसी हम क्या करते हैं, सोच लेते हैं। उसी तरह से तुम 2 बार सोचो, हम 1 बार तो तुम 2 बार। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से थिंकिंग रखोगे तो आ जाएगा। अच्छा, पोलिनेग जो था इसका क्या बना था? पीएम। ये भी क्या था? घोर निरंकुशवादी शासन था, जिसका 4 बदलाव हुआ। आते ही क्या किया? 4 बदलाव। हालांकि पहले से जो हुआ था वो डाल दिया भैया कि चार्ल्स दसम का सीधे कहना था भैया राजा बनना तो ऐसा बनो कि ताकि आदमी बोला ना तो भैया मजदूर बन के जीवन गुजार लो। तो इसका भैया मतलब पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग वाले को विशेषाधिकार दिया, और ईसाई धर्म को ज्यादा विशेषता, मतलब चर्च को शक्ति प्रदान दिया, मतलब ईसाई धर्म को ज्यादा भी, मध्य वर्ग वालों को दबाने की कोशिश किया, और वोट वोट देने का अधिकार छीन लिया। तो पीएम आया तो 4 गो अधिदेश जारी किया। 4 अधिदेश जारी किया। 4 अधिदेश। वो कौन कौन है तुम सब जानता होगा। मैं क्यों बताऊं? मुझे याद नहीं है। जाओ, क्या करोगे? मुझे याद नहीं है, चलो भागो। ठीक नहीं? ये 4 अधिदेश जो कि तुम सबको याद होना चाहिए। समझ में आया? तो जब ये 4 अधिदेश कब लागू हुआ था? तब 25 जुलाई। अधिदेश कब जारी हुआ? 25 जुलाई 1830 को। 25 जुलाई 1830 को। तो सभी जनता लोग सड़क पे आंदोलन करने उतर गए। भैया आंदोलन हुआ 26, 27, 28,
हालांकि ये 3 दिन को बोला जाता है कोची गौरवशाली दिन। गौरव फ्रांस का गौरवशाली दिन कितने को 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई को गौरवशाली दिन कहा जाता है फ्रांस के लिए। डील डन। तो भैया जनता ये सब आया तो देखा भैया 40 दशम की, अब हम कोई बस के बात नहीं है, तो ये भाग गया कहाँ ब्रिटेन। तो अगला फैसला हुआ कि बुर्बो राजवंश का कोई भी आदमी राजा नहीं बनेगा। अब जब भी बना था कोई दोसर वंश का, तो आया कौन आर्लीय वंश। कौन आया आर्लीय वंश, जिसका एक बेटा था या कोई भी बोल सकते उसका खानदानी वारिस था लुईस फिलिप्स। ये राजा बना था और यहीं पर हम क्लास को स्टॉप कर दिए थे। यहीं पर क्लास को हम क्या कर दिए थे स्टॉप कर दिए। अब ये लुईस फिलिप्स आया और हाँ, तो यहाँ पर से तुमको पूछेगा जुलाई की क्रांति क्या है, जुलाई की क्रांति का कारण पूछेगा बता देना, जुलाई की क्रांति का परिणाम क्या होता है ये भी बता देना। चाहे पूछेगा जुलाई की क्रांति से यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था, हम ये भी बताए थे ना। पुर्तगाल, बेल्जियम, पुर्तगाल, ये सब में क्या क्या हुआ था, वहां के राजा निरंकुशवादी शासन को समाप्त किया गया और इटली और जर्मनी का एकीकरण भी हुआ, सबके बारे में बताए थे ना। अब आगे पढ़ेंगे भैया यूनान में एक क्या हुआ था, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, हेडिंग अगला डालना है यूनान की स्वतंत्रता, यूरोपीय के अंदर में आता है, ठीक। यूनान की स्वतंत्रता, यूनान की स्वतंत्रता। यूनान में राष्ट्रवाद भी लिख सकते हो, ठीक ना, राष्ट्रवाद ही लिखे क्या, लिख देते हैं यूनान में। इंक डाला था रे, फिर भी इंक कैसे खत्म हो गया, मीट कहने राज। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनान में राष्ट्रवाद। देख भैया यूनान जो है ना वो 15वीं मतलब प्रथम काल से ही, मतलब वो शुरुआत से ही क्या है प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो यूनान में मतलब फ्रांस जो है ना, फ्रांस में ये मान लो सॉरी ये पूरा यूरोप है, ये क्या है यूरोप, यूरोप में छोटा सा यहाँ पर है यूनान, क्या है भैया यूनान। तो यूनान शुरू से प्रसिद्ध है, किसके लिए कि भैया यहाँ के सब, जैसे कि अभी पूरा पृथ्वी पर सबसे बेसी प्रसिद्ध देश कौन है, जैसे कि वैज्ञानिक के लिए पढ़ल लिखल में मतलब कोई भी चीज आविष्कार सबसे पहले कौन करता था, अमेरिका। देख लो यूट्यूब सोशल मीडिया सब कहाँ, गूगल कहाँ के, अमेरिका। चांद पर सबसे पहले कहाँ का पहुंचा था, अमेरिका का। मतलब सब चीज में तुमको अमेरिका ही आगे मिलेगा, सबसे अमीर देश भी अमेरिका तुमको मिलेगा सबसे, मतलब वहां पर पढ़ल लिखल ज्यादा था, वहां पर पढ़ाई का बेसी महत्व मिला। हमारा देश है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम करा कर ले भैया लड़ाओ, ज्यादा भूमिहार अहिरान बबुआन सब कर लड़ाओ, और हम सब बुड़बक हैं, हम सब लड़ते भी हैं। अमेरिका में ऐसा रूल है ही नहीं, अमेरिका में एक ही रूल है भैया, तुम इंसान हो, तुम सबके सब क्या है इंसान है, सब पढ़ाई पढ़ेगा, सब पढ़ाएगा। और जरूरी नहीं जैसे कि तुम सब अभी थिंकिंग में सबके होगा, जितना बिहार वाला बच्चा है सबके थिंकिंग में क्या होगा, 10th पास करना, 12th पास करना, कोई कंपटीशन की तैयारी करके जॉब लेना, नौकरी लेना। लेकिन एकरा अलावा अगर बिहार में पूछोगे तुम्हारा और क्या थॉट है, क्या सोच है, तो कोई बताएगा ही नहीं। किसी को बोल दो बिजनेस शुरू करेगा, माए बाप चार कर दे तेरी काल के, तो बिजनेस शुरू करेगा, बाप माए के पैसा डुबा देगा। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बच्चा डरता है कि अगर घाटा हो जाएगा तो, लेकिन नौकरी लेवे से नहीं डरता है। तो ऐसे में बिहार थोड़ी बदलेगा। अमेरिका में मन मर्जी, बाल बच्चा जो चाह रहा वो करो, अपना बिहार में दबाव देकर नौकरी लो। और नौकरी पता किस लिए लेवा जाता है, 90% चांसेस है कि तुम नौकरी लो ताकि हम मुटकर तिलक लें, दहेज लें। अरे बिहार दरोगा, अगर दरोगा में हो गया 15-16 लाख, रेलवे ड्राइवर में 18-19 लाख, और बड़ा पद में 25-26 लाख, 30 लाख, 40,000, एकदम गर्दा गर्दी छोड़ा देगा, तिलक के भरमार। वही लिए तुम सब, वही लिए नौकरिया सब रहता है, समझ में। लेकिन यूनान में ऐसा नहीं था। यूनान में पहले से ही, बहुत पहले से, मतलब और अब बोल सकते हो प्रथम से ही, क्या प्रथम से ही, प्रथम से ही प्रसिद्धता किसके लिए, मतलब पढ़ाई लिखाई। यहाँ से सबसे बेसी फ्रांस, यूरोप में सबसे बेसी वैज्ञानिक कहाँ से आता था, समझदार लोग यहाँ पर। और यहाँ के लोग ही क्या बनता था, लेखाकार। क्या बनते थे, लेखाकार मतलब यहाँ के लोग कहानी वहानी लिखा करते, यूनान के बहुत ही प्रसिद्ध था। पर धीरे धीरे मैटर नहीं, मतलब राजा के शासन चलते हुए यहाँ पर सबसे बेसी कौन धर्म का रहता था, ईसाई धर्म, ठीक ना, ईसाई धर्म के लोग रहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब हालात बिगड़ा, सब आपस में जलन वलन करने लगा, तो धीरे धीरे ये देश क्या हो गया, कमजोर। ये देश क्या हो गया भैया, कमजोर। आइए पता चल गया किसको, तुर्की को।
किसको पता चल गया? तुर्की को। तुर्की बहुत हरामी है, तुर्की भी यूरोप में ही आता है। किसमें आता है? यूरोप में। तुर्की को पता चला भैया यूनान सबसे भैया अमीर देश भी था, सबसे अच्छा पढ़ा लिखा भी देश था। तुर्की को कौन नहीं चाहेगा इस पर कब्जा करें? पता चल गया भैया ये हो गया कमजोर, यहाँ पर मतभेद सब में होले, गुटभेद होले। इसीलिए तुर्की एक मतलब अथी ऑटोमन साम्राज्य, क्या? ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य को समूह भेजा और यहाँ पर क्या करा दिया? हमला। क्या करा दिया? हमला। और हमला करा दिया, इस पर कब्जा किसका हो गया? तुर्की का। यानी कि बोल सकते हो ऑटोमन साम्राज्य। तुर्की का इस पर क्या हुआ? तुर्की का इस पे कब्जा हो गया, गया तुमका। अब लगभग ये 15वीं शताब्दी में हुआ। कौन शताब्दी में? 15वीं। अच्छा, 15वीं शताब्दी मतलब समझता है? शताब्दी 15वीं शताब्दी मतलब 1500 ईस्वी में, लगभग 1500 ईस्वी में। अब वहां से 1500 में ये शुरू किया था और राज किया 1821 तक। 1821 तक इतना दिन किया। तो 15वीं शताब्दी में इस पर क्या किया? सब राज। समय बीतता गया तो जब फ्रांस की क्रांति के नाम से, फ्रांस में क्रांति की भावना सब सुना, सगर फैला। फ्रांस में जो क्रांति हुआ राजा के खिलाफ, सगर फैला, इधर फैला, उधर फैला, उधर फैला, उधर। और उस समय तब तक यूनान में सब ईसाई धर्म के था और तुर्की में जो सब रहा था वो मुस्लिम धर्म के था, मुस्लिम था। तो मुसलमान लोग ऐसे भी इस पर कब्जा करके पूरा अपन धर्म के अपना दिया था ताकि सब में मतभेद बनल रहे, ठीक ना। लेकिन फिर देखा भैया यूनान के लोग जो पढ़ा लिखा तो ऐसी था ही, पढ़ा लिखा था, ये जल्दी समझ जाता है, ये पढ़ा लिखा का जल्दी समझ गया हमारा पर कब्जा हो रहा है। तो यूनान में जो है सब पता चला कि फ्रांस में ये राष्ट्रवाद हो रहा, अमेरिका में सब वगैरह वगैरह सब हो रहा है, तो इसको भी पता चला। तो इसके भी देश में धीरे धीरे छोटा छोटा गुट बनने लगा, राष्ट्रवाद के मतलब भावना सब में पनपने लगा और छोटा छोटा गुट बनने लगा और उसके प्रति क्या करने लगा? तुर्की के प्रति क्या करने लगा? रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। जिसका नाम था हिटोरिया फिलिपे, लेकिन हम कंफर्म करने के लिए हम नाम को क्या कर लेते हैं? हाँ, हिटोरिया फिलिपे। क्या? हिटोरिया फिलिपे, याद रखना, हिटोरिया फिलिपे। फिलके है ना? अब देखो यहाँ पर जो है यूनान में जब राष्ट्रवाद की भावना से अगर फैल रहा ना बाबू, यहाँ भी गए तो एकरो अंदर में भी छोटे छोटे राष्ट्रवाद की भावना फैलता। और गुप्त दल, एगो क्या है? गुप्त दल। गुप्त दल मतलब चुपचाप, जिसमें तुर्की को पता नहीं चला, एक अति समूह तैयार किया गया जिसको नाम है हिटोरिया फिलिपे। इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवाद की भावना को यूरोप में फैलाना और तुर्की से स्वतंत्रता प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? स्वतंत्रता प्राप्त करना, मतलब आजादी प्राप्त करना। किसका? हिटोरिया फिलिपे। एक गठन था, गठन मतलब समझते हो ना? अरे दल बोलते आजकल, अभी बोलते दल, जैसे अभी देखते हैं पगलन सब बजरंग दल, नाम सुना होगा अगर सोशल मीडिया मोबाइल चलाता होगा, इंस्टा फेसबुक पर, तो बजरंग दल साला सबसे थी नाम कितना भगवान के रख ले, अब साला काम बकरेगा बूढ़ बकरवा पूरा। जो हथी था, क्या बोलते हैं वो, तुम सब देखा होगा, दीपक, जो मतलब वहां पे गया था, एगो दुकान था, मतलब एगो मतलब शॉप के दुकान खोले था, साड़ी उड़ी वाला जैसा बेचता है बेचारा। तो ओकरा में जो है ना एगो मुस्लिम जी थे, मतलब लगभग 10-15 साल से वो दुकान खोले थे। तो पता नहीं कोई हिंदू नाम से चला रहे थे, कुछ ऐसी नाम था, कोई अपने मतलब हिंदू नाम से कुछ था शायद, कुछ लड़का या लड़की के नाम से कि फलना शॉप, चिलानमा शॉप, ऐसी नाम था। तो बजरंग दल वाला वहां जाके पता की बोलता है कि भाई तुम हमरा हिंदू वाला नाम से काहे चला रहा है, तुम अपन मुसलमान के नाम से दुकान चलाओ ना। अभी कोई बात में बात हुआ, अरे बुड़बक साला पागल उगल एक ही रे, तुम्हारे पास दिमाग उमाग थोड़ा ज्यादा नहीं बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो फिर हो जाएगा और दिक्कत, समझ में। तो वो गया उसके दुकान में, तो वहां पर एक नाम था दीपक, दीपक नाम के, जरो बॉडी उडी पूरा खतरनाक बॉडी उडी बने नहीं था, और दुकान में क्या कर रहा था? कपड़ा। बोला भैया की बात है? बोला कि हिंदू, बोला कि तुम्हारा हिंदू बाप का है कि? सीधे बोला तुम्हारा बाप का हिंदू है। हिंदू नाम तो ये 15 साल से चला रहे, 15 साल में अभी तक इसको कोई ने बोला, अभी तुम काहे बोलने आया भैया? बोला कि भैया अभी पता चला। तो बोला अभी तुमको पता चला गया क्या? तुमको बाप का नाम है हिंदू, बोला कि यूज करेगा। बोला फिर बजरंग दल वाला पूछा कि तुम्हारा नाम क्या? तो बोलता मोहम्मद दीपक। मोहम्मद मतलब मुस्लिम हो गया, दीपक मतलब हिंदू, मतलब वो हिंदू मुस्लिम दोनों है। अब ओकरा खिलाफ जिम खोल लेता, मतलब जरम जिम, ओकरा खिलाफ पूरा बजरंग दल वाला जाके जिम्मा उम्मा ओकर तोड़ रहा है, लेकिन ये कल्ले पकड़ कर फाड़ दिया, 2-4 वो छोटैया पकड़ कर 2-4 फेंट दिया, सब शांत। सबके गले थम लिया, बरियार नहीं था रे, हट्टा कट्टा। बजरंग दल वाला कुछ टरटूर नहीं कर रहा, कुछ नहीं। ये लगभग 3-4 फरवरी के बात है, 3-4 फरवरी, मतलब ये जो
तीन की 4 फरवरी जनवरी 4 फरवरी 2026 कैसी कुछ बात है, ये सब समझा, वो सब होते रहता है। तो उसी तरह से मान लो हिटोरिया फील्ड पे ये क्या था, गठन था, लेकिन ये बजरंग दल है बुराई हरामी हिंदू मुस्लिम फैला रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था हिटोरिया फील्ड पे का, तुर्की से स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद की भावना को फैलाना, और तुर्की से क्या चाहिए, स्वतंत्रता। हिटोरिया फील्ड पे एक गठन था, मतलब दल था, क्या था, दल था, ठीक है। उसके बाद आया समय 1821। 1821 में, कब, 1821, 1821 में एक नाम है एलेक्जेंडर हिप्लांटिक, एलेक्जेंडर हिप्लांटिक, एलेक्जेंडर हिप्लांटिक, एलेक्जेंडर हिप्लांटिक, ये जो है 1821 में क्या कर दिया, आंदोलन। अच्छा रुक जाओ, एक मिनट देखो, फिर समय आया तो 1800 में, 18वीं शताब्दी में, किसमें, 18वीं शताब्दी में, अब तुर्की कमजोर हो गया, तुर्की कमजोर हो गया। अब कैसे तुर्की कमजोर हुआ, क्योंकि सगर राष्ट्रवाद की देखो तुर्की मजबूत पहले कैसे था, है तुर्की छोटा सा देश है, लेकिन बहुत सब पर क्या था, कई केले बहुत जगह पर कब्जा करने था, इसीलिए ये क्या था, सबसे बरियार था। अब राष्ट्रवाद की भावना सगर बनता, सगर से इसको थूरा गया, बचा छोटा सा, तो सबको पता चल गया कि ये क्या हो चुका, कमजोर। और हमें पता चला किसको, एलेक्जेंडर हिप्लांटिक को, ये क्या किया, 1821 में आंदोलन शुरू कर दिया तुर्की के खिलाफ। अब भैया ये कमजोर पड़ा, इसीलिए इसे तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज। पूछेगा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, याद रखना, तुर्की को, ठीक है। तो 1821 में एलेक्जेंडर हिप्लांटिक क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया, किसके खिलाफ, तुर्की के खिलाफ, किसके खिलाफ, तुर्की के खिलाफ। लेकिन तुर्की सहायता मांगा किससे, मेटरनिक से। तुमको क्या लगा था कि यहाँ मेटरनिक नहीं आएगा का, मेटरनिक का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो तुर्की किससे मदद मांगा, मेटरनिक से। मेटरनिक का प्रभाव पूरे यूरोप में ही था, ये मतलब क्या बोले, इतना खत्म था, मतलब सगर, मतलब टांग इसको अड़ाना था। तो भैया मेटरनिक किस पर दबाव डाला, रूस पर, किस पर, रूस पर, रूस पर दबाव डाला। बताओ, रूस पर भी कब्जा किसका, मेटरनिक का, रूस पर भी किसका शासन चल रहा, मेटरनिक का। मतलब मेटरनिक एक ऐसा राजा था जो सब छोटे छोटे राजाओं का राजा, और जो कहेगा वही सुनेगा। अब देखो तुर्कियां तो हो गया था कमजोर, यहाँ पर अभी यूनान हो गया अमीर, अति थोड़ा सा मजबूत हो ले। एलेक्जेंडर क्या कह क्या आंदोलन कर दिया तुर्की के खिलाफ, अब तुर्की पर गया था कमजोर, इसीलिए किससे मदद किया, मेटरनिक। मेटरनिक दबाव डाला किस पर, रूस पर, रूस को बोला जल्दी जाकर उसका मदद करो। तो ये कुछ सेना भेजा, गुप्त सेना, चुपचाप, जो किसी को पता ना चले। हालांकि मन नहीं था, मन नहीं था, पर फिर भी भेजना पड़ा, कि मेटरनिक का ऑर्डर था, तो इसीलिए गुप्त सेना भेजा, जिसके कारण मतलब 21 जनवरी था या कुछ 1821 में, 1821 में यह युद्ध में लगभग 20,000, कौन, 20,000 लोग, कितना, 20,000 लोग मारे गए, ठीक है। और इसमें एक लेखक था जो प्रसिद्ध था, जिसका नाम था लॉर्ड बायरन। क्या था, लॉर्ड बायरन, इंग्लैंड के था ये, लेकिन ये रहता था कहाँ, यूनान में। ये मतलब यूनान के सबसे प्रसिद्ध लेखक था, और इसको सब मान भी करता था, मान्यता भी करता था। भैया अगर इसको कोई कुछ कर, मतलब जिस तरह से हमारे देश में पहले गांधी जी थे, उसी तरह से मान सकते हो कि यूनान का गांधी जी कौन थे, लॉर्ड बायरन। तो ये 20,000 के साथ साथ लॉर्ड बायरन का भी क्या हो गया, मृत्यु। मतलब समझ रहे हो, यूनान जब युद्ध, एलेक्जेंडर एटलांटिक जो भी हो, एटलांटिक है ना, एलेक्जेंडर एटलांटिक ने ये क्या किया था, तुर्की के खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन मेटरनिक की मदद से रूस पर क्या किया, रूस की मदद से क्या किया, फिर से यूनान को 20,000 लोगों को मारा लॉर्ड बायरन, और फिर से इस पर क्या कर लिया, कब्जा। लेकिन यहाँ पर 20,000 लोग मरा है, और लॉर्ड बायरन सबसे बस इंपोर्टेंट था, ये लेखक लॉर्ड बायरन। जैसे ये मरा, यूनान के लोग में और पूरा सा गुस्सा आ गया, पूरा एकदम जनता विरोध हो गया, जनता विरोध हो गया, पता चल गया भैया इसमें रूस भी सामने। तब कौन आया आगे, फ्रांस। कौन आया, फ्रांस आया। कौन आया भैया, फ्रांस। इटली आया, इटली आया। अब बाद में फिर कौन भी आ गया, रूस भी आ गया, चुपचाप घुस गया, देखा भैया जिधर पलड़ा भारी उधर आके घुस गया। देखने मेटरनी का पलड़ा भारी था, लेकिन रूस फिर किधर आ गया, यूनान की तरफ से। और इस सब, फ्रांस भी आ गया, इटली भी आ गया, जर्मनी भी आ गया, सब क्या हो गया, यूनान की तरफ से साथ दे दिया। अब भैया तुर्की, अब मेटरनिक चुपचाप कुछ बोलेगा, ये बोला तुर्की मेटरनिक को, भैया मदद करो, बोला भाई बकलोल 1 2 3 4 4 को गेले कैसे तोरा मदद करे, चुपचाप उसाइड हो गया। फिर तुर्की पर ये सब दबाव डाला,
क्यों दबाव डाला कि भैया यहाँ पर तुम 20,000 लोग को मार दिए हो, लॉर्ड बायरन इस सबको मार दियो, इस सबका प्रूफ भी है तुम सबके पास। ये तुर्की तो चाह ही रहा था इस सबको मिटाने के लिए, लेकिन लॉर्ड बायरन का जो मृत्यु है वो सबसे बड़ा मतलब सब बड़ा सबूत था। इसी के कारण फिर क्या हुआ, तो ये सब फ्रांस, इटली और रूस, रुक जाओ एक मिनट, जल्दी लेकर आओ, ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो फ्रांस, इटली, रूस, जर्मनी इस पर क्या दबाव, तुर्की पर दबाव डाला कि भैया, और ये भी अभी भी नहीं मान रहा था भैया हम ऐसा काम नहीं किया, लेकिन पता बोला इतना प्रूफ है, 20,000 लोगों को तुम मार दिया, उसको बेटा 20,000 लोगों को मार दिया और लॉर्ड बायरन को भी मार दिया, तो भैया तुम्हारा उपाय नहीं है। तो इसीलिए इस पर दबाव डाला, किस पर, तुर्की पर। तो तुर्की को आखिरकार क्या करना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, तो इसीलिए एक संधि रखा गया। तो सबसे पहला संधि रखा गया 1829 में, यह संधि कहाँ रखा गया, तो याद रखना इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटेन में, किसमें, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में रखा गया, जिस संधि का नाम रखा गया इंडियन निपोल की संधि। इस संधि के तहत स्वीकार किया गया, तुर्की स्वीकार किया कि ठीक है हम यूनान को स्वतंत्रता, मतलब यूनान को स्वतंत्र कर देंगे, नहीं यूनान पर से हम अपना सेना को वापस ले लाएं। लेकिन फिर भी मतलब इसमें स्वीकार सिर्फ किया, इसमें सिर्फ क्या किया, स्वीकार किया, लेकिन छोड़ा कब, 1832, जिसको बोलते हैं कुस्तुनतुनिया, हाँ सॉरी, कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुआ था, 1832 में। 1832 में जाकर फाइनली क्या हुआ, यूनान का स्वतंत्रता हुआ। 1832 में यूनान की स्वतंत्रता हुई, इससे, तुर्की से। पूछेगा किस संधि के दौरान यूनान की स्वतंत्रता हुई, तो याद रखना कुस्तुनतुनिया। क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया। अच्छा, स्वीकार किस में किया गया था, तो एंड्रियन नेपोल की संधि में स्वीकार किया गया, कुस्तुनतुनिया के संधि में स्वतंत्रता प्रदान किया गया। तो ये था कुछ यूनान की स्वतंत्रता की कहानी, जो कि तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन तुम्हें नोट्स में हम डायरेक्ट लिख देंगे, तुमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स तुम सब ले लेना भैया, नोट्स में जिसको जिसको लिखना है लिख लो भैया। क्या लिखना है, यूनान की स्वतंत्रता। तो 15वीं शताब्दी, मतलब प्रथम, पहले से ही क्या है, यूनान एक प्रसिद्ध और वैज्ञानिक, मतलब पढ़े लिखे और जहाँ से बहुत सारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेखक आते थे, जिससे पूरा यूरोप प्रभावित था, कि भैया यूनान पढ़ा हुआ लिखा हुआ देश है। लेकिन समय बीतता गया, यूनान कमजोर हो गया, जिससे तुर्की को पता चल गया, या ऑटोमन साम्राज्य को भेजकर यूनान पर अपना क्या कब्जा कर लिया। लेकिन 18वीं शताब्दी में, किसमें, 18वीं शताब्दी में तुर्की कमजोर हो गया, जिससे यूनान को एक मौका मिल गया कि तुर्की से स्वतंत्रता पाने के लिए। और उसमें सबसे बड़ा योगदान क्या था, हिटोरिया फिलिपे संगठन का, जो क्या कर रहा, राष्ट्रवाद की भावना को फैला रहा था, मतलब यूनान में राष्ट्रवाद की भावना को क्या कर रहा था, फैला रहा था। और उसके बाद सन 1821 में क्या, एलेक्जेंडर एप्लांटिक ऐसी नाम है, एलेक्जेंडर एप्लांटिक ने क्या किया, युद्ध छेड़ दिया, किससे, तुर्की के विरुद्ध क्या किया, युद्ध छोड़ दिया, जिसमें से यूनान के 20,000 लोगों की मौत, और प्रसिद्ध लेखक लॉर्ड बायरन की क्या हो गई, मृत्यु हुई, जिससे आग और पलटी। और क्या हुआ, फ्रांस, इटली और रूस, जर्मनी ने मिलकर तुर्की पर दबाव डाला, जिसके कारण 1729 में एक संधि रखा गया, जिससे इंडियन निपोल की संधि। इसमें तुर्की स्वीकार किया कि हम यूनान की स्वतंत्रता कर देंगे, लेकिन 1832 के कूटनीति के कुस्तुनतुनिया की संधि में 1832 में क्या कहा, यूनान की स्वतंत्रता मिल गई। ठीक, कितना लोग समझ में आ गया, इतना लोग कर लेगा ये काम। चलो भैया, अब अगला हेडिंग डालते हैं, हालांकि मैं तो लिख ही दूंगा किसमें, नोट्स में। तुम सबको अगर लिखना है, तभी जो बोले हैं उसको वीडियो को रोक क्या करो, उसको लिखो। पता नहीं, ये बहुत स्मूथ पहले लगता था, लेकिन पता नहीं आज कैसा लग रहा मिटाने में, इसको लग रहा तो पूरा इसमें फोर्स लगाना पड़ाने की, बल बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब पढ़ेंगे 1848 की क्रांति। तुमको क्या लगा था खत्म हो चुका है, ये लास्ट है 1848 की क्रांति। चैप्टर लास्ट नहीं है, सिर्फ क्रांति क्या है, लास्ट है। ये लास्ट आंदोलन है, अब पूरा यूरोप में क्या जाएगा, राष्ट्रवाद हो जाएगा, ये लास्ट है। ये भी 1848 भी कहां से शुरू हुआ था, फ्रांस से। किससे हुआ भैया, तो फ्रांस से। हालांकि 1848 में सगर हुआ था, सगर फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में सगर, इटली में सगर हुआ। सबसे बेसी हुआ जर्मनी वाला राजा को, मेटरनिक, सब राजा बोला हम तुम्हारा चक्कर में रहेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, सब मेटरनिक को छोड़ दिया, इसीलिए 1848 में इसका युग खत्म हो गया। बताए थे ना, मेटरनिक युग किसे कहा गया था, 1500 लेकर 1848 तक, ये लास्ट है क्रांति।
उसके बाद कुछ और पढ़ना है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, कुछ और पढ़ना है, जिसमें हम जर्मनी का एकीकरण, 2 टॉपिक है, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। मतलब एक वीडियो आज ये वाला हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, नहीं कि 2 वीडियो हम क्या कर देंगे, आप खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी 1848 में कौन, कहाँ से शुरू हुआ था, फ्रांस से। इस समय यहाँ का राजा कौन है, लुई फिलिप्स। क्या नाम है, लुई फिलिप्स। अच्छा, अब भैया ये कौन काम किया जब भैया इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। तो देख भैया, ये राजा तो सही था, शुरुआती में जनता के प्रति सोचा, जनता जैसा कहा वैसा किया, पर समय बीतता गया, इसका भी मन बदला, और ये भी कुछ कुछ बदलाव करने लगा और निरंकुशवादी शासन, समझ में आया कि नहीं। हाँ। ये भी कुछ कुछ बदलाव करने लगा और निरंकुशवादी शासन करने लगा। इसके सबसे बड़ा गलती था गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। किसको, गीजो को पीएम बनाना, पीएम बनाना। अब देख पहले, अच्छा एक क्या काम करते हैं, 1848 की क्रांति का कारण पहले लिख देता है, ठीक ना। सबसे पहले लिखते हैं भैया कारण। सबसे बड़ा कारण था कि लुई फिलिप्स की राजनीतिक में असफलता, असफलता करता मुझे हिंदी नहीं आती। अच्छा चल, लुईस फिलिप्स की राजनीतिक में असफलता, मतलब ये राजा ठीक था, पर किस तरह से जनता के बारे में सोचना है। शुरू में थोड़ा थोड़ा ठीक था, फिर धीरे धीरे ये किसी के बहकावे में आ गया, इसीलिए राजनीतिक में क्या हो गया, मतलब इसको राजनीतिक में फुसला लिया, फिर से मेटरनिक का इसको भी फुसला लिया, ठीक ना। दूसरा, बेरोजगारी की समस्या, मतलब फ्रांस में बहुत सारा बेरोजगार हो गया था। उसके बाद बढ़ती जनसंख्या, मतलब अब कॉस्टली, जहां जनसंख्या ज्यादा रहेगा वहां बेरोजगारी रहेगा। अब भैया बिहार में देख लो, 5 बेटा 6 बेटा चाहिए, कहते तो 1 दर्जन बाल बच्चा अभी भी रहता है। 5 बेटा रहेगा तो 5 लाठी फार आएगा, 5 लाठी फार आएगा। अब क्या ही कर सकते हो उसको, वैसे वैसे सोच वाला को क्या कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं। और ये क्या क्या क्या, तो ये आंदोलन को भी दबाने का कोशिश, जैसे कि मान लो इसको बेरोजगारी, जैसे कि अभी पूरा भारत में बेरोजगार है। कुछ दिन पहले तुम सब देखा होगा कि एरम एगो बीपीएससी का पेपर हुआ था, जिसमें पेपर लीक हो गया था, तो सब बच्चा आंदोलन किया था। बिहार पुलिस वाला हुआ था, सब बच्चा आंदोलन किया था, उसको पुलिस खूब पीटा, सब बच्चा को खूब पीटा। तो हम सब क्या कहते हैं, आंदोलन। तो आंदोलन में बच्चा को पिटाई, मतलब दबाने का, इन्हें को सरकार क्या कर रहा है, दबाने का कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह से ये क्या किया, आंदोलन को दबाने का प्रयास, हमेशा करता था, दबाने का प्रयास, ठीक नहीं। फिफ्थ इसका सबसे बड़ा कारण था गीजो को पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री घोषित करना। क्यों भैया, गीजो बहुत ही, मतलब ये भी प्रतिक्रियावादी था, और ये बनाया ही लुई फिलिप्स इसको इसलिए था ताकि ये सब हैंडल कर ले। मतलब देखा कि जनता हमारे खिलाफ ढेर सवन हो रहा है, अतियार बेरोजगार जिसके आंदोलन कर रहा है, ये जानबूझ कर गीजो को बनाया कि गीजो थोड़ा सा बदमाश, उसको लगा कि क्या करेगा, सब संभाल लेगा, क्या कर लेगा, सब संभाल। जब गीजो प्रधानमंत्री किए बना तो आंदोलन और बढ़ गया, चरम सीमा पर पहुंच गया, बेरोजगारी सब समस्या लेकर सब आंदोलन करने लगा। तो वो आंदोलन से लुई फिलिप्स क्या हो गया, डर गया, और ये अचानक क्या दे दिया, ऑर्डर, किसको, गीजो के ऑर्डर दिया कि इन आंदोलन को किसी तरह दबाओ। अब गीजो अपना सेना लेकर गया आंदोलन को दबाने के लिए, लेकिन जनता भैया ढेर सवन भीड़े मानेगा, नहीं माना। तो गीजो के सिपाही क्या कर दिया, गोली चला दिया। क्या किया, गोली चला दिया। आंदोलन जो कर रहा था जनता पर, गोली चला दिया, खत्म। जैसी गोली चलने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, कुछ लोग की मृत्यु हो गया। अब जैसी मृत्यु हुआ, आंदोलन और भड़क गया। अब जैसी भड़का जनता, फिर लुईस फिलिप्स को भागना पड़ा। भागना पड़ा। 24 फरवरी को ये अपना राजगद्दी को त्याग दिया। 24 फरवरी को ये अपना राजगद्दी त्याग दिया। मतलब 24 फरवरी 1848 में
गद्दी छोड़कर लुईस फिलिप्स को भागना पड़ा। समझ में आया? तो ये इसका कुछ कारण था। अब जब यहाँ पर ये हुआ तो सीधे सीधी अब राजा कोई बनेगा, यहाँ से बाद अब राजा कोई बनेगा ही नहीं। अब सीधे पहले क्या था? राजतंत्र। अब आएगा तुम्हारा लोकतंत्र, जिसमें लोकतंत्र मतलब प्रजा ही सब क्या करेगा, अपना राजा को, चाहे प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति चाहे जो भी हो, अपना चुनेगा, जैसे आजकल चल रहा है। जैसे अभी अब अपना भारत में क्या है, प्राइम मिनिस्टर को हम सब चुनते हैं। हम सब नहीं चुनते प्राइम मिनिस्टर, हम सब चुनते हैं एमएलए को। एमएलए चुनता है प्राइम मिनिस्टर को, जैसे ना, तो सीट तुम सब सीट, जैसे कि बिहार में हुआ कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो बिहार में कितना सीट है टोटल? 243। अब 243 में से मान लो एक आ गया 143, क्या लाया? 143। और सबका मान लो 5-6-7 पार्टी है, तो एगो के 143 है, बाकी सबके मान लो 95 है, 100 3 है, 5 है। तो अब क्यों नहीं यहाँ के मुख्यमंत्री बनेगा? ये सेम उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर में प्रधानमंत्री में भी होता। पीएम को हम सब नहीं चुनते हैं, पीएम को चुनता कौन? एमएलए। तो टोटल 543 है भारत में। पीएम बनने के लिए कितना सीट? 543। अगर एकदम मान लो जो ले लाया, अगर सबसे ज्यादा चीज वही बन गया तुम्हारा प्रधान। अब उसका एक लीडर रहता है, जैसे कि 143 जो लीडर 143 सीट लाया, और हम 2 पार्टी था अपना बिहार में, एक था बीजेपी, और एक बीजेपी था, और उसको क्या बोलते हैं, नीतीश जी वाला को क्या बोलते हैं पार्टी। हम राजनीति के बारे में थोड़ा सा नहीं उतना पता रखते हैं, हमारा इंटरेस्ट है, पर जिस तरह से राजनीतिक सब करता हम सब उस समय इंटरेस्ट नहीं। एगो बीजेपी था, नहीं रे, वो नीतीश जी के कौन तो पार्टी था रे, जेडीयू। ये दोनों मिलकर खेला। एगो और एगो चिराग पासवान जी वाला जो था, एलजेपी। हाँ, एलजेपी। तो 3 गो मिलकर के इतना लाया, जितना भी लाया होगा, हम 200 पार शायद लाया। कितना लाया? 200 पार। 200 पार लाया कि 193 का अनुकूल में, तो वही इसीलिए। अब उसका एक मेन लीडर था नीतीश कुमार, तो इसीलिए मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार। अब मान लो उस सबका लीडर, मान लो सोचते कि मान लो सम्राट चौधरी को बनाना, तो सम्राट चौधरी बनता। अगर मान लो उस सबका माने चिराग पासवान को बना, तो चिराग पासवान बनेगा। तो जिसका जो मर्जी है वो कुल मिलकर तो उसी को बनाएगा। तो सेम उसी तरह अब सगर वैसे ही होता है, अब वही पीएम बनता है सब। अब राजा कोई नहीं, सब बनेगा पीएम। और पीएम मतलब ये होगा सबका नौकर। लेकिन उल्टा हो रहा भारत में। भारत में क्या होता है? सब उल्टा। यहाँ सब चीज खत्म हो गया। और 1800 क्रांति के पूछेगा प्रभाव पूरे यूरोप पर क्या पड़ा? सगर प्रभाव पड़ा। लास्ट सब खत्म। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, यूनान, रूस, जहां भी जाओ, पुर्तगाल, बेल्जियम, सगर के सगर खत्म। मेटरनी कदम कहीं पर बात सुनने नहीं मिलेगा, सब खत्म। माने कि ये तुम्हारा क्या है? लास्ट। यहाँ तुम्हारा क्रांति क्या हो गया भैया? लास्ट। मतलब यहाँ पर सब खत्म हो गया। और राजतंत्र मतलब राजतंत्र खत्म होकर क्या आ गया? लोकतंत्र, जहाँ पर सिर्फ प्रजा का चलेगा, यानी कि जनता का चलेगा। किसका चलेगा? जनता का। किसका चलेगा बाबू? जनता का। मतलब जनता ही अब राजा चुनेगा खुद से। पहले तो फिर भी चलता था, लेकिन अब राजा खुद से चुनेगा, और वो राजा सबका नौकर होगा, जनता के। सबको एक सामान्य अधिकार, नियम कानून संविधान बनाया गया। मतलब वहां भी कानून बनाया गया भैया कि अब ऐसा ऐसा कानून रहेगा, ऐसा ऐसा कानून पर चलेगा। सबके लिए कानून एक रहेगा, अमीर हो या गरीब है, सबके लिए कानून एक रहेगा। इस तरह से बनाया गया। और 1848 की क्रांति में ऐसा काम हुआ। पूछेगा 1848 का क्रांति का कारण क्या था? ये सब कारण लिख देना। अच्छा, परिणाम क्या पूछेगा? हालांकि नहीं पूछता, लेकिन पूछ ले तो कोई बात नहीं, हम नोट्स में तुमको लिख देंगे, ठीक ना? कि भैया 1848 की जब ये सब आंदोलन हो गया, तो उसका परिणाम क्या होता है? भैया पूरे यूरोप में स्वतंत्रता मिल गई, राजतंत्र खत्म हो गया, प्रजातंत्र आ गया, मेटरनी का युग खत्म हो गया। यही सब लिख देना, मेटरनी का युग समाप्त हो गया, इटली जर्मनी का एकीकरण हो गया, सब चीज हो गया। तो अब अगला जो पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, सिर्फ 2 टॉपिक। एक तो पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण मतलब इटली ढेर भाग में टूटल, उसको जोड़ेंगे। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? जर्मनी का एकीकरण। बस यही 2, जर्मनी का एकीकरण। ये 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे, एंड इसका कहानी क्या जाएगा? खत्म। और उसके बाद तुम सबको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर। हम फिर से बोलेंगे, सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। याद रखना, खुद पर निर्भर करो, खुद से पढ़ाई करो। मेरा काम है राह दिखाना, राह पर चलना तुम्हारा काम है। राह पे चलोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे, नहीं चलोगे तो भाई हम सिर्फ दिखाते रहेंगे, ऐसे चलो ऐसे चलो, तुम चलोगे नहीं। कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी जरूरी है। चैप्टर खत्म होता है, इसका क्वेश्चन आंसर बनाओ, बुक से भी बनाओ, और नोट्स में हम लास्ट में बुक में क्वेश्चन भी दे देते हैं। बुक वाला जो हम भारतीय भवन तुम सबको बोलते हैं, बुक भारतीय भवन बुक वाला भी क्वेश्चन दे देते हैं,
प्लस में जो क्वेश्चन बैंक वाला जो रहता है जो अभी तक पूछा गया इस चैप्टर से, उसको भी हम लास्ट में क्या कर देते हैं, दे देते हैं, जिसका तुम सबको क्या करना है, बनाना है। हम नहीं बना के आंसर नहीं देते, सिर्फ क्वेश्चन देते ताकि तुम सब बनाओ। अगर इस सभी क्वेश्चन का आंसर तुम सबको जानना है तो क्या करना पड़ेगा, तो वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेट। या तो तुम डायरेक्टली गूगल से या तो एआई आजकल जैसे जैसे पूछ सकते हो, उसे पूछकर रिजल्ट अपना प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो अगर तुमको हमसे रिजल्ट चाहना तो इस सबको लिए क्या करना पड़ेगा, वेट। जब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करवाएंगे तो इसका काम हम करेंगे। हालांकि ऑफलाइन वाले लगभग सब बना देते हैं, एक दो क्वेश्चन बचता है उसको हम यहीं पर बता देते हैं। तुम सबका एक दो क्वेश्चन बनेगा तो गूगल से जाकर पूछ लेना, गूगल से नहीं पूछेगा तो कुछ एआई जैसे चैट जीटीपी, जेमिनी, ये सबसे पूछ लेना भैया। जैसे कि जो हम क्वेश्चन लिखेंगे सेम टू सेम उसी बोल देना। जैसे कि यहाँ पर बोलना 1848 की क्रांति का कारण क्या है, तो भैया वो बता देगा, अपना लिख लेना। समझ में आएगा नहीं, तो बस खत्म वाली बात। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।